हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया था अमृत बीजगणित का। नाउ सेकंड पेपर है हमारा सम्मिश्र विश्लेषण। इसमें भी ये सिर्फ एक ही बुक है। जिस तरीके से आपने अलजेब्रा पढ़ी थी फर्स्ट पेपर वो कंप्लीट एक बुक थी, यहाँ पर भी सम्मिश्र विश्लेषण सेकंड पेपर है हमारा, कंप्लीट बुक है। और बुक नहीं खरीदी है तो बुक खरीद लेना, क्योंकि क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने होंगे बुक से, बिना बुक के नहीं होगा। तो सेकंड पेपर सम्मिश्र विश्लेषण 5 यूनिट इस बुक से आएगी, 5 यूनिट पढ़ेंगे हम यहाँ पर भी, ठीक है। तो नाउ सेकंड पेपर सम्मिश्र विश्लेषण, जिसकी फर्स्ट यूनिट है आपकी थर्ड चैप्टर। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट कर रही हूँ और फर्स्ट यूनिट में आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो विश्लेषिक फलन क्या होता है, उससे पहले हम कुछ बेसिक की चीजें पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, उनका पूर्णांक क्या होता है, कोणांक क्या होता है, एक मानी फलन, बहुमानी फलन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ सीमा भी पढ़ोगे, सांतत्य भी पढ़ोगे और अवकलनीयता पढ़ोगे। आपने रियल में भी सीमा पढ़ी थी, सांतत्य पढ़ी थी और अवकलनीयता पढ़ी थी। यहाँ पर भी वही चीज है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है कि वहां आपने वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ा था और यहाँ सम्मिश्र संख्याओं के लिए पढ़ा था। तो सोल्व करना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि सोल्व करने का तरीका नहीं बदला है। सम्मिश्र संख्या है तो सम्मिश्र संख्याओं के लिए सोल्व करेंगे, लेकिन डेफिनेशंस पे और सोल्व करने के मेथड पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो आपने रियल में पढ़ा था। आगे बात समझ में। तो जो अब मैं आपको कह रही हूँ कि रियल जो पढ़ी थी आपने, उस रियल को भूल मत जाना, यहाँ पर वो काम आएगी ना। सबसे पहले देख सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। ये तो आपको पता ही है कि हम x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में जो होती है वो सम्मिश्र संख्याएं होती है। z इज इक्वल टू, जहाँ x और y क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। x वास्तविक भाग होता है और ये इसका काल्पनिक भाग कहलाता है। आगे बात समझ में। अब आपको इस सम्मिश्र संख्या का अगर जब पूर्णांक निकालना है तो वो पूर्णांक आपका बराबर होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। आगे बात समझ में। आयोटा इंक्लूड नहीं है यहाँ साथ में, इतना ध्यान रखना कि अगर ये कहता है कि सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांक फाइंड कीजिए, तो पूर्णांक होता है z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और सम्मिश्र संख्याओं का जो कोणांक होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स में। तो कोणांक को थीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोणांक होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और एक्स और वाई तो आपको दिए हुए होंगे यहाँ पर। क्लियर है ना। देखिए यहाँ थीटा वह कोण है जो कि जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में कोण बनाता है। ये थीटा है जो, ये कौन सा कोण है, ये जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में कोण बनाएगा। जहां हम नॉर्मली इस तरीके से 3 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो जहां जेड अक्ष की जो धनात्मक दिशा होगी उस वहीं पर ही ये थीटा क्या बनाता है, अपना कोण बनाता है। तो थीटा वो कोण है जो जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में क्या बनाता है, कोण बनाता है। और इस कोणांक थीटा के कितने मान होते हैं, अनंत मान होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही मान होता है, कोणांक के अनंत मान होते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। तो थीटा जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में कोण बनाता है और इस कोणांक थीटा के अनंत मान होते हैं। कोणांक थीटा का वह मान जो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है वो मुख्य मान कहलाता है। जैसे ये तो हमारी इसी तरीके से आप डिफाइन करते हो। आगे बात समझिए, हम नॉर्मली पाई इधर की तरफ डिफाइन करते हैं और माइनस पाई यहाँ पर आ जाता है हमारा 180 डिग्री का, ठीक है। तो पाई से जो प्लस पाई के बीच में जो मान होता है वो क्या कहलाते हैं, मुख्य मान कहलाते हैं कोणांक थीटा के। नाउ एग्जांपल देखिए, आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा। पूर्णांक निकालोगे तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह 1 है और y की जगह रूट 3 है, यानी अंडर रूट 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 यानी 2। थीटा निकालते, सॉरी कोणांक निकालते हैं जिसे थीटा से डिनोट किया जाता है, क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y क्या है, रूट 3, x क्या है 1, क्या हुआ tan इनवर्स रूट 3, कौन सा कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री का। क्लियर है। ये तो थी सम्मिश्र संख्याएं। नाउ अब देखिए सम्मिश्र फलन क्या होता है। किसी क्षेत्र D में z का कोई फलन w इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ z, ये सम्मिश्र फलन कहलाता है। w सम्मिश्र फलन है, इतना सम्मिश्र फलन को w से डिनोट किया कहलाता है यदि z के प्रत्येक मान के संगत w का एक या एक से अधिक निश्चित मान हो। क्या कह रहा है, हमारे पास एक क्षेत्र दिया हुआ है D, जिस तरीके से आप रियल में प्रांत पढ़ते थे, एक प्रांत दे दिया, उसी के अंदर वैल्यूज डिफाइन होती थी, हमारे जो भी हमारा फंक्शन था कुछ भी था। आगे बस में यहाँ वो क्षेत्र दिया हुआ है ये D। आगे बस में सम्मिश्र फलन को डिनोट किया गया है W से।
ठीक है। तो इस क्षेत्र डी में जेड का कोई फलन है जो कि क्या है, एफ ऑफ जेड है। डब्ल्यू हमारा सम्मिश्र फलन है, जो कि जेड का फंक्शन है, तो सम्मिश्र फलन, क्योंकि इसकी वैल्यू किस में होगी, आयोटा में होगी, तो ये क्या कहलाएगा, सम्मिश्र फलन। तो किसी क्षेत्र डी में जेड का कोई फलन एफ ऑफ जेड, जो किसके बराबर, डब्ल्यू के, सम्मिश्र फलन कहलाता है अगर जेड के प्रत्येक मान के संगत, यानी जेड का आप जो भी मान रखो, इसके प्रत्येक मान के संगत डब्ल्यू का या तो एक मान प्राप्त हो या एक से अधिक मान प्राप्त हो। आगे बात समझ में, तो जेड के प्रत्येक मान के संगत डब्ल्यू के एक या एक से ज्यादा क्या हो, निश्चित मान हो। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, सबसे पहले e की पावर जेड देखिए। अब ये मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, यही होगा। जेड बराबर 0 तो क्या आ गया, 1, एक ही मान मिलेगा इसका आपको। आगे बस समझ में ना, जेड बराबर मैंने 2 रखा तो भी एक ही मान मिला। क्लियर है ये चीज, ये तो हो गया, एक ही मान मिल गया। इसी तरीके से W इज इक्वल टू 1/z² है। आगे बात समझ में, मैं सिर्फ नॉर्मली में समझाने के लिए आपको जेड बराबर 1 रखूंगी, 0 मत रखना, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 एक मान मिल गया। जेड बराबर 2 रखा तो 1/4 2 मान मिल गया। लेकिन अगर मैं z इज इक्वल टू √2 लिखती हूं तो 1/√2 का होल स्क्वायर, ये कैसे खुलेगा, 1/+-2, 2 मान मिल गए। आगे बस में, तो ये जेड के प्रत्येक मान के संगत डब्ल्यू के या तो एक ही मान प्राप्त हो या फिर एक से ज्यादा भी मान प्राप्त हो सकते हैं, 2, 3 कुछ भी। यहां मैं आयोटा में लिखती हूं तो डब्ल्यू के मान तो डिफाइन अलग अलग हो जाएंगे, जैसे जेड इज इक्वल टू 1+ आयोटा लिया तो अलग अलग डिफाइन हो जाएंगे, कोई कांस्टेंट लिया तो कांस्टेंट के लिए अलग अलग डिफाइन हो जाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज। जैसे z इज इक्वल टू a+ आयोटा b लेती हूँ तो e इज इक्वल टू a+ आयोटा b, a और b कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो हर एक मान के लिए w के क्या मिलेंगे, अलग अलग मान मिलेंगे। आगे बात समझे, z का मान तो फिक्स हो गया a+ आयोटा b, लेकिन w के मान फिक्स नहीं हुए। तो किसी क्षेत्र d में z का कोई फलन w इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z सम्मिश्र फलन कहलाता है अगर z के प्रत्येक मान के संगत w के एक या एक से अधिक मान, निश्चित मान प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल ये हो गए, ठीक है। अब एक मानी फलन और बहुमानी फलन दो चीजें पढ़ेंगे। देखो अब है एक मानी फलन, नाम से ही डिफाइन करा है, एक मान वाला फलन, यानी z के प्रत्येक मान के संगत w का एक ही मान प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, एक मानी फलन कहलाता है। तो देखिए किसी क्षेत्र D में सम्मिश्र फलन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड एक मानी फलन कहलाएगा यदि z के प्रत्येक मान के संगत w का एक ही मान विद्यमान हो, यानी z के हर एक मान के लिए w का क्या कितने मान प्राप्त हो, सिर्फ एक ही मान प्राप्त हो। एग्जाम्पल है z², यानी w इज इक्वल टू z²। z बराबर 1 रखा तो w का कितना मान मिलेगा, 1। z बराबर 2 रखा तो w बराबर 4। z बराबर कुछ भी रखिए, प्लस माइनस में कुछ भी रखिए, w के क्या है, एक ही मान मिलेंगे। क्लियर है। बहुमानी फलन यानी बहुत मान वाला फलन, यानी z के प्रत्येक मान के संगत w के 2 या 2 से अधिक मान प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है, बहुमानी फलन, नाम में डिफाइन है। तो किसी क्षेत्र D में सम्मिश्र फलन w इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ z बहुमानी फलन कहलाता है यदि z के किसी एक या अधिक मान के संगत w के 2 या 2 से अधिक मान प्राप्त हो। एग्जाम्पल दिया हुआ w इज इक्वल टू √z, मैं z बराबर 2 ही ले लेती हूँ तो w इज इक्वल टू क्या हुआ, √2, यानी w² इज इक्वल टू +-2, 2 मान प्राप्त हो गए। तो नाम से ही डिफाइन है सम्मिश्र फलन, तो दोनों डेफिनेशन को इंक्लूड करता है, एक मानी फलन और बहुमानी फलन दोनों से डेफिनेशन को अलग अलग डिफाइन करता है। अब बात करते हैं सम्मिश्र फलन की सीमा। जिस तरीके से आपने रियल में पढ़ी थी यहाँ पर भी पढ़ोगे वैसे ही। मैं पहले आपको नॉर्मली डिफाइन कर देती हूँ कि हमने मान लिया कि f एक फंक्शन w इज इक्वल टू सम्मिश्र फलन है f ऑफ z, ठीक है। सीमा कहलाता है, इसकी L कोई सीमा कहलाएगा अगर प्रत्येक एप्सिलॉन किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार हो कि f ऑफ z माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा, और इसे हम डिनोट करते हैं लिमिट z टेंड्स टू z0 फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू L। आई बात में, रियल का कुछ याद आया, नहीं आया तो याद कर लेना। देखिए माना w इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z एक सम्मिश्र वास्तविक फलन है जो कि क्षेत्र D पर परिभाषित है। हमारे पास एक सम्मिश्र फलन दे दिया w इज इक्वल टू f ऑफ z जो किस क्षेत्र पर डिफाइन है, D पर, और ये C है, ये सम्मिश्र संख्याओं का सेट है, और जो क्षेत्र डिफाइन होगा वो भी सम्मिश्र संख्याएं होंगी जो कि इसका उपसमुच्चय होगा।
आगे बस में, तो ये सम्मिश्र फलन इस क्षेत्र D पर परिभाषित है, तब फलन f की z टेंस टू z नोट पर सीमा L कहलाती है। तो इस फंक्शन की z टेंस टू z नोट पर सीमा क्या है, ये L है। क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। और इसे किससे डिनोट करते हैं कि z लिमिट z टेंस टू z नोट फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू L, यानी z टेंस टू z नोट पर इस फंक्शन की सीमा क्या है, L है, जिसे आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। दूसरी डेफिनेशन, यदि और केवल यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मोड f ऑफ z माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा। क्लियर है, ये थी सीमा की डेफिनेशन। इसका एक एग्जांपल है, सिर्फ आपको एक एग्जांपल ही समझा रही हूँ, एक ही बुक में दिया हुआ था। जो दूसरा एग्जांपल आपको बुक में दिया उसे करने की कोशिश भी मत करना, एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि उसमें वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आएगा ही नहीं, उसे करना भी मत। देखिए एग्जाम्पल है, आपको दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि लिमिट z टेंस टू z नोट फंक्शन ऑफ z क्या होगा, z नोट स्क्वायर, यानी z टेंस टू z नोट पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, z नोट स्क्वायर है। तो मैंने मान लिया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि आपको डेल्टा डिफाइन करना होगा, एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि मोड z माइनस z नोट लेस देन डेल्टा। क्लियर है, और साथ ही मैंने डेल्टा डिफाइन कर दिया लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, क्योंकि आगे यूज आएगा तो आगे मानना, इससे मैंने यही मान लिया। क्या था, f ऑफ z माइनस एल, एल की जगह क्या है आपका z नोट स्क्वायर, पुट कीजिए फंक्शन की जगह यहाँ पर z स्क्वायर माइनस z नोट स्क्वायर, आप इसे क्या लिख सकते, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b। मापांक को दोनों पे ऑपरेट करोगे तो ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि मोड z1 प्लस z2 क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। वही ये यहाँ पर मोड z1 इंटू z2 किसके बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू मोड z1 इंटू मोड z2। तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू मोड z माइनस z नोट मोड z प्लस z नोट। चूंकि z माइनस z नोट किससे लेस देन है, डेल्टा से, तो पुट कर दिया डेल्टा मोड z प्लस z नोट। मेरे पास सिर्फ ये कंडीशन दी हुई है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें z नोट को ही ऐड कर दिया और z नोट को ही सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो गया z माइनस z नोट प्लस 2 z नोट। वापस से मापांक को अलग अलग ऑपरेट करूंगी, मोड z माइनस z नोट प्लस 2 मोड z नोट। ये तो क्या हो गया आपका डेल्टा, एक डेल्टा तो बाहर ही चल रहा है, डेल्टा प्लस 2 मोड z नोट। देखिए यहाँ 1 है, इंटू में 1 लिख सकती हूँ, और 1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा, क्योंकि मैंने डेल्टा कंडीशन के लिए लेस देन इक्वल टू 1 ली है। तो 2z मोड z नोट इंटू 1, और 1 की जगह मैंने डेल्टा पुट कर दिया, सिर्फ यहाँ से डेल्टा कॉमन लिया तो क्या है, डेल्टा स्क्वायर। चूंकि डेल्टा बहुत छोटी वैल्यूज है तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा। तो ये हो गया मोड z स्क्वायर माइनस z नोट स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा इंटू 1 प्लस 2 मोड z नोट। चूंकि फंक्शन ऑफ z माइनस एल किसके लेस देन होता है, एप्सिलॉन के, तो ये वैल्यूज किससे लेस देन होगी, एप्सिलॉन के। तो यानी आपका जो डेल्टा हो गया वो क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 मापांक z नोट। और चूंकि आपने डेल्टा की एक कंडीशन और ली है लेस देन इक्वल टू 1, तो डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम ऑफ 1 एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 मोड z नोट। आपको मिल गया है, डेल्टा मिल गया है, कंडीशन इज सेटिस्फाई कि फंक्शन ऑफ z माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यानी मोड z स्क्वायर माइनस z नोट स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन है जब मोड z माइनस z नोट लेस देन डेल्टा, यानी लिमिट z टेंड्स टू z नोट पर फंक्शन ऑफ z की लिमिट क्या हो गया, z नोट स्क्वायर हो गया। क्लियर है ये चीज। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ हमारा मेन टॉपिक आएगा विश्लेषिक फलन, हमें वही पढ़ना है, अवकलनीयता और विश्लेषिक फलन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए जो आपके वैसे यूज में तो आएंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखवा दी है। मेरे पास दो फंक्शन है, एक f है और एक g है। फंक्शन f की z टेंस टू z नोट पर तो सीमा L1 है, और g की z टेंस टू z नोट पर सीमा L2 है। तो अब देखिए जब इनके सम और डिफरेंस पर मैं सीमा ऑपरेट करती हूँ, लिमिट z टेंस टू z नोट फंक्शन ऑफ z प्लस माइनस g फंक्शन ऑफ z, तो क्या हो जाएगी, दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी वो लिमिट। यानी लिमिट z टेंस टू z नोट फंक्शन ऑफ z प्लस माइनस लिमिट z टेंस टू z नोट g फंक्शन ऑफ z। इसकी सीमा हो गई L1, इसकी हो गई L2। तो L1 प्लस माइनस L2, अगर प्लस है तो प्लस के लिए, माइनस है तो माइनस के लिए। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन दिए हुए तो जो लिमिट है दोनों फंक्शन पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी, यानी L1 इंटू L2।
और डिवाइडेशन में दिया हुआ है एफ ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड, तो दोनों पे ही लिमिट अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी। कंडीशन है कि जो नीचे वाली लिमिट हो वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। L1 अपॉन L2, L2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। लिमिट जेड, ये फंक्शन ऑफ जेड है, जेड बार दिया हुआ है, आपको तो पता ही जेड बार क्या होता है। अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो उसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, L1 बार। नाउ सांतत्य यानी संतत फलन क्या होगा, किसी क्षेत्र D में सम्मिश्र फलन f ऑफ z D के किसी बिंदु z नोट पर संतत कहलाता है। हमें एक क्षेत्र दे दिया D, इस क्षेत्र D में मेरा एक सम्मिश्र फलन डिफाइन है f ऑफ z, ये बिंदु z नोट पर संतत कहलाता है अगर प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान हो कि मोड f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड z माइनस z नोट लेस देन एप्सिलॉन। ये मेरा फंक्शन हो गया, ये इस पॉइंट पर फंक्शन का मान हो गया। सोल्व आपको करना ही है, किस तरीके से करना है ये आपको आता भी होगा, रियल में मैंने पढ़ा भी दिया था। क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं नहीं, तो यहाँ सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है आपको इसकी। दूसरा, ये फलन f ऑफ z z नोट पर संतत कहलाएगा अगर लिमिट z टेंड्स टू z नोट फंक्शन ऑफ z किसके बराबर हो, f ऑफ z नोट के। तो ये तो सिर्फ आपकी बेसिक चीजें थी आज की, जो है कल अवकलनीयता पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारा मेन टॉपिक होगा अवकलनीयता। क्वेश्चंस भी है विश्लेषिक फलन में, वो यूज भी आता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, समझ लेना, रियल को भी थोड़ा सा याद कर लेना सीमा और संततता की डेफिनेशंस के लिए। आगे बात सुनिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी।